एक प्रयास और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलो देखते हैं ध्वनि टॉपिक के 50 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करते हैं हम। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो चार ऑप्शन आगे दिए गए हैं। तो पहला अनुप्रस्थ, दूसरा अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय या अप्रगामी। तो इसका आंसर है अनुदैर्घ्य। चलो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? इनको द्रवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकती हैं, 0 डिग्री पर इनकी चाल 332, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर सेकंड होती है। ये आपका आंसर ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अवश्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, बी ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से अधिक, सी ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या फिर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो इसका आंसर है ए, 20 हर्ट्ज से कम। सॉरी, हर्ट्ज से कम। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपका एनडी में भी आया हुआ क्वेश्चन ये। प्रासर्वय तरंगे व ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति प्रासर्वय जो सुनी नहीं जा सकती, असर्वय भी नहीं सुनी जा सकती और प्रासर्वय भी सुनी नहीं जा सकती। तो फोर्थ का जो आंसर है वो है सी, इनकी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। हम क्वेश्चन चलते हैं 5 की तरफ। प्रासर्वय तरंगे मनुष्य द्वारा, ऑप्शन है सुनी जा सकती हैं, नहीं सुनी जा सकती, सी ऑप्शन है कभी कभी सुनी जा सकती हैं, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका कभी कभी सुनी जा सकती हैं। ये सभी एग्ज़ाम आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो बेहद इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पूरी देखिए। क्वेश्चन 6। प्रासर्वय तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? न्यूटन ने, गाल्टन ने, हर्ट्ज ने, या फिर फेराडे ने। तो इसका आंसर है बी, गाल्टन ने सीटी बजाकर प्रासर्वय तरंगों को उत्पन्न किया था। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। शिकार पर पक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है आपका ध्वनि का अपरिवर्तन, विषम का बनना, ध्वनि का परिकर्ण, प्रतिध्वनि का निर्धारण। तो ये आपका एसएससी में भी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम इसका चारों में से आंसर है इसका फोर्थ, डी ऑप्शन ठीक है, प्रतिध्वनि का निर्धारण। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंग, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग, सबसोनिक तरंग। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। और इसका आंसर है 8वें, अल्ट्रासोनिक तरंग। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ध्वनि का तारतव, तारतव को इंग्लिश में बोलते हैं पिच, किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है आवृत्ति, दूसरा ऑप्शन तीव्रता, तीसरा ऑप्शन आयाम, या फिर चौथा वेग। तो ध्वनि का तारतव आवृत्ति पर निर्भर करता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
विमानों की आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? विमानों की आंतरिक भागों की सफाई में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? परासर्वैतरंग, ऑक्जेलिक अम्ल, एफ सर्वैतरंग या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है ए, परासर्वैतरंग का विमानों में आंतरिक भागों की सफाई में उपयोग किया जाता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की सर्वश्रेष्ठ सीमा कितनी है? किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की सर्वश्रेष्ठ सीमा कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है सी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये आपका जो पहला क्वेश्चन है एसएससी 2019 में आया हुआ है। 2019 में एसएससी में आया ये क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, क्यों? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। बी ऑप्शन है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण विस्फोट नहीं सुनाई देता। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है और दाब बढ़ा दिया गया मतलब दुगना कर दिया, तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी चाल यही रहेगी 332 मीटर पर सेकंड। सभी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं, कोई न कोई एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी आएंगे, बेहद इंपॉर्टेंट। चल करते हैं 14वां क्वेश्चन। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? स्टील में, वायु में, निर्वात में या फिर जल में? तो इसका आंसर है स्टील में बहुत ज़्यादा तेज यात्रा करती है। क्वेश्चन नंबर 15। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण है? बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं, गर्जन बाद में उत्पन्न होती है, प्रकाश निर्वात में चल सकता परंतु ध्वनि में नहीं, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। क्वेश्चन इसका आंसर है डी, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग 330 मीटर पर सेकंड, 220 मीटर पर सेकंड, 110 मीटर पर सेकंड या फिर 232 मीटर पर सेकंड। ये आपका इसमें आरआरबी 2002 और एसएससी 2020 में आया हुआ है। तो इसका आंसर है 330 मीटर पर सेकंड। इसे करेक्ट तो है 332 मीटर पर सेकंड, तो इसमें ऑप्शन नहीं है तो हमें आसपास लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ठोस, द्रव, गैस, वायु? तो ठोस में सबसे तेज चलती है। चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यूपीएससी में आया क्वेश्चन, ये यूपीएससी में ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में, एक ऑप्शन दिए गए हैं 4, समान होता है, भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। तो सीधा हम पिछले पढ़ के आए हैं, तो भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 19।
लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका आंसर है डी, लोहा। लोहे में अधिकतम रहेगी। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आईएएस 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। ये बताना में कौन सा सही नहीं है, इसका ध्यान रखा करो। एग्ज़ाम में कई बार आप नहीं पढ़ पाते और कथन सही हैं सोच लेते हो, तो ऐसा नहीं करना। 2081। तो यहाँ पर हम करते हैं, तो तीसरा ऑप्शन है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये गलत है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता, या फिर तापमान के घटने से घटता है। तो इसका आंसर है तापमान के घटने से घटता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, 22। ध्वनि की यह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है, क्या कहलाती है? ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है, क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है तार्त। तार्तो होता है, तार्तो। तार्तो इंटेंसिटी। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। एसएससी 2014 में आया क्वेश्चन ये भी। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्न में अंतर के कारण किया जा सकता है। तारतो, प्रबलता, गुणता, केवल तारतो और प्रबलता, केवल ध्वनि प्रबलता, केवल ध्वनि गुणता। तो इसका आंसर है केवल ध्वनि गुणता। आईएएस के एग्ज़ाम में 1995 में पूछा गया था। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? ऑप्शन है आपके ध्रुवन, विवर्तन, परावर्तन, अपरिवर्तन। तो इसका आंसर है ध्रुवन, पोलराइजेशन। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। आपके सामने ऑप्शन है 4, 50 डेसिबल, दूसरा ऑप्शन 70 डेसिबल, तीसरा ऑप्शन 85 डेसिबल और चौथा ऑप्शन 95 डेसिबल। तो इसका आंसर है डी, 95 डेसिबल। आरआरबी 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे चलते हैं। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है रमन प्रभाव का, दूसरा ऑप्शन है जूल थॉमसन प्रभाव का, तीसरा ऑप्शन है क्रॉम्पटन प्रभाव का, या फिर डॉपलर प्रभाव का। तो आंसर है डॉपलर प्रभाव का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यूपीएससी में ये क्वेश्चन भी आया गया, पिछला क्वेश्चन भी था। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन दिए गए 4। उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है, दूसरा ऑप्शन है रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में अत्यधिक होता है, सी ऑप्शन है ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता। बिल्कुल ठीक, यही आंसर है।
ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 28, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। 10 मीटर, 17 मीटर, 24 मीटर या 30 मीटर। क्वेश्चन एसएससी में भी आया है ये, और आपका आरएएस और आरटीएस 2003 में भी पूछा गया है। तो 17 मीटर है इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो इसका आंसर, इसका ऑप्शन है अपरिवर्तन, दूसरा है विवर्तन, तीसरा परावर्तन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका आरआरबी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है परावर्तन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31, प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन है अपरिवर्तन, अवशोषण, परावर्तन, विवर्तन। तो इसका आंसर है, ये भी आपका आरआरबी 2005 में आया हुआ है। तो इसका आंसर है परावर्तन, सॉरी, परावर्तन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। तो इसका आंसर है नौ संचालकों द्वारा सोनार। क्वेश्चन नंबर 33, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण है? पार्टिसिपेट किया है हम डॉपलर प्रभाव के कारण। क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। अर्धवायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि अर्धवायु में, ऑप्शन 1 एसएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। तो ऑप्शन ये ठीक है, शुष्क वायु की तुलना में, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। निम्नलिखित में कथनों में कौन सही है? ध्वनि का वेग, तो ये भी आपका सीडीएस एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, सीडीएस एग्जाम में सही है। ध्वनि का वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, करता है, ये तो गलत हो गया। गैसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम होता है, ये भी गलत है। ठोसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम होता है, ये भी गलत है। और ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है, बिल्कुल ठीक। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। चल, गैसों में न्यूनतम होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? गैसों में, देखो सीडीएस 2016 में क्वेश्चन आया है ये, गैसों में ध्वनि सही नहीं है, नहीं है, ध्यान रखना है यहाँ पे। गैसों में ध्वनि तरंग की प्रकृति अनंतरीय होती है, बिल्कुल सही है ये। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि पराश्रव्य तरंग कहलाती है, नहीं वे कहलाती हैं, ये तो 20 हर्ट्ज से ऊपर की जो तरंग होती है, 20 हर्ट्ज से ऊपर, वो पराश्रव्य तरंगे कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन आगे, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है अवरक्त तरंग। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 के। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में,
100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, या फिर जल में, लकड़ी में? तो लकड़ी में आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? तो ये हो जाएगी इसकी सीधी दुगनी। ध्यान रखना इस चीज का। 2 मैक के वेग से उड़ रहा है, 2 मैक। यहाँ पर 2 मैक, 3 मैक होता तो 3 गुनी, 4 मैक होता तो 4 गुनी हो जाती। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? आपके आगे 4 ऑप्शन हैं: हवा, ग्रेनाइट, पानी, लोहा। ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है CGPCS 2005 में। तो इसका आंसर है लोहा। आगे चलते हम। एक जैव पद्धति जिसमें प्रासर्वय ध्वनि का उपयोग किया जाता है। एक जैव पद्धति जिसमें प्रासर्वय ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है सोनोग्राफी, ECG, EEG, एक्सरे। तो किया जाता है सोनोग्राफी में। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? प्रकाश, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ध्वनि, या फिर ऊष्मा? तो ध्वनि शून्य में संचरण नहीं कर सकती। आगे चलते हैं 43। ध्वनि तरंग किस माध्यम में नहीं चल सकती? निर्वात, ठोस माध्यम, द्रव माध्यम, गैसीय माध्यम? तो पीछे भी करके आए हैं, निर्वात में नहीं चल सकती, वैक्यूम में। आगे चलते हैं 44 क्वेश्चन। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? रडार, सोनार? सोनार कहलाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सर्वय ध्वनि तरंगों की तुलना में प्रसर्वय तरंगे उच्चतर गति की होती हैं, उच्चतर आवृत्ति की होती हैं, अधिक लंबी तरंग दैर्ध्य की होती हैं, या फिर उच्चतर गति और उच्चतर आवृत्ति दोनों के लिए होती हैं? तो इसका आंसर है उच्चतर आवृत्ति की होती है। क्वेश्चन नंबर 46। इको साउंडिंग प्रयोग होता है ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए। ये क्वेश्चन RRB 2009 में आया हुआ है। समुद्र की गहराई मापने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए। एक्सोटिक एकास्टिक विज्ञान है प्रकाश से संबंधित, ध्वनि से संबंधित? तो आंसर है बी, ध्वनि से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 48। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है 90 डेसिबल, 60 डेसिबल, 120 डेसिबल, फिर 100 डेसिबल? तो इसका आंसर है 60 डेसिबल, मानक ध्वनि स्तर। निम्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं? निमग्न वस्तुओं का, निमग्न मतलब निमग्न जो पानी के अंदर हैं, उसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का। पानी के जहाज में प्रयोग किया जाता है इनका। SSC 2012 में आया क्वेश्चन ये। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि डर को दूर कर सके, दोनों कानों में कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए, अधिक ध्वनि प्राप्त कर सके, मुंह से वायु बाहर निकालने के लिए। ये क्वेश्चन SSC 2012 में आया है। तो इसका आंसर है कर्णपटल वायु के दाब को बराबर करने के लिए।
अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।